अच्छे अमाल का अल्लाह की रहमत से जन्नत मिल सकती है। लेकिन आज इन नौजवानों की हालत देखी जाए तो ये जो कयामत का अकीदा है जो जरूरी है, क्या इनकी हरकतों से लगता है कि इनका ईमान है कयामत पर? जखीरा अंदोजी, प्रॉफिटेरिंग, धोखा, चोरियां और कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। जिस तरह गिजा में तासीर होती है ना, कुछ गिजाएं बीमार कर देती हैं और कुछ गिजाएं शिफा देती हैं, इसी तरह अल्फाज में भी तासीर होती हैं। किसी को गाली निकाले दुश्मन बन जाएगा, दुआ दे दोस्त बन जाएगा। अल्फाज और रवैये के ऊपर नजर रखें। और सबसे बड़ा गंदा जरासीम आपको बताऊं जो रिश्तों को खा जाता है, एक जरासीम है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया पैदा करता है। एक जरासीम है सेमोनाले करके है, ये टाइफाइड पैदा करता है। और एक जरासीम है जो रिश्तों को खा जाता है, वो मियां बीवी का हो, भाई भाई का हो, दोस्त दोस्त का हो। ये जरासीम लग जाए ना, रिश्ते को खोखला करता है, फिर तबाह करके लड़ाई में बदल देता है। इतना गंदा जरासीम है। बोल बताऊं कौन सा है? गीबत। रिपीटिशन इज नॉट बैड, दोहराना बुरा तो नहीं है। और होल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रिपीट पे नहीं बना हुआ। आपके दादा ने आपके अब्बू को रिपीट किया, आपके अब्बू ने आपको दोहराया, आप अपनी नस्ल को दोहरा रहे हैं। वही बातें हैं। अच्छा बोलो अच्छा आएगा, बुरा बोलो बुरा आएगा। को मैं बड़ा गंदा हूं, बड़ा मुझ में हौसला नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, फारग सा आदमी हूं, देखना यही चीज आ जाएगी। और को मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे अंदर ताकत है, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया तो और बात है, मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन एक बंदा एक बंदे की दुनिया तो बदल सकता है ना। उसकी मदद करके, उसको मुस्कुरा के देखकर, उसको कंधा देकर। सूरज निकल रहा होगा, बसें चल रही होंगी, मस्जिदों की लाइटें भी इसी तरह, सब कुछ अपने हिसाब से उसी स्पीड से चल रहा होगा, हम नहीं होंगे। ये होने वाला है। और ये तीन चीजें जो इंसान के दिमाग को सेट रखती हैं, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड, रिमेंबर यू मस्ट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर लाइफ। वो मलऊन नबी पाक के ऊपर तलवार लेकर आ गया, उम्मे मारा ने आगे आकर अपने कंधे पे तलवार को लिया और बेटा नीचे गिर गया, बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, ओहद है। मां आकर पट्टी बांध रही थी, खड़ा हो जा, दोबारा निकल जा जहाज के अंदर। इस दौर में जब मशीन हमारे ऊपर हुक्मरान बन रही है, आपने अपने दिमाग को बहुत तेज रखना है। और उसका पहला तरीका क्या होगा? विजुअलाइजेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जब वो याद करते हैं, उन्होंने किताब का सफा भी उनको याद हो जाता है कि मैंने उस सफे से पढ़ा था, पता ना यहां से पढ़ा था, अखबार में यहां पढ़ी थी। तो विजुअलाइजेशन को याद रखिए। नंबर 2, रिपीटिशन, बार बार दोहराएं जिस चीज को आपने याद रखना है। नंबर 3, मैप मेकिंग, किस चीज को कहां रखना है। जो चीज आपकी आंखों के सामने आ रही है दिमाग में रखने वाली नहीं है ना, बहुत थोड़ी चीजें हैं। तो जो फिल्टर करना है उसको फेंक दें, जो रखना है उसको संभाल के रखें। जैसे मैंने 1000 सफे पढ़े होंगे, उसमें से सिर्फ 100 चीजें मैंने आज बयान करनी थी, 900 मैंने फारग कर दी हैं। और ये आर्ट होता है। और एसोसिएशन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने कोई चीज याद रखनी है, मैं उस चीज को माजी से जोड़ूं ताकि मुझे पक्का याद हो जाए। मेरे पास एक बंदा के हाथ मिलाकर कहता है मेरा नाम सोबान है, मेरा नाम भी सोबान है, उसका नाम भी सोबान है, अब मुझे उसका नाम नहीं भूलेगा। क्यों? एसोसिएशन हो गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और निमोनिक्स, ये भी बहुत अच्छा तरीका याद करने का, दिमाग अच्छा होता है इससे। पहला पहला हरफ याद रख लें। जैसे गोल्स किसी ने बनाने अपनी जिंदगी का मकसद, तो स्मार्ट का लफ्ज कहा जाता है, SMART। जो मकसद आप अपनी जिंदगी का बनाने लगे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, यानी आपको पता हो वो मकसद क्या है। मैंने NED से डिग्री लेनी है। M फॉर मेजरेबल, मुझे पता हो वो मकसद कितने दिन में मैंने हासिल करना है। 4 साल में NED की डिग्री मिलती है। A फॉर अटेनेबल, NED की डिग्री मिल जाती है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है चांद पर जाने वाली, यानी वो मकसद अटेनेबल हो। R फॉर रियलिस्टिक, समझ आए, रियल टाइम के अंदर एग्जिस्ट करे। और T फॉर टाइमलाइन, मुझे पता हो कितनी देर में अचीव कर लूंगा। निमोनिक्स भी आप बना सकते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, याद रखें आपका दिमाग अंधेरे में पड़ा हुआ। मेरा दिमाग अंधेरे में है, अंधेरे में है ना, 1.5 किलो का, उसे तो नजर कुछ नहीं आ रहा। तो मेरा दिमाग फंक्शन कैसे करता है? वो हाथों की टच को देखता है, नाक जो सूंघता है, आंख जो देखती है, कान जो सुनता है, ये सब मेरे दिमाग में जाता है। मेरे दिमाग को कुछ नहीं पता, वो तो अंधेरे में है। तो जो कुछ फिजिकली मैं कर रहा होता हूं वो मेरे दिमाग की ग़िज़ा बन जाता है।
इसकी मिसाल उन्होंने बड़ी प्यारी दी। एक गाड़ी के शोरूम के अंदर ना उन्होंने सख्त कुर्सी पे ग्राहकों को बिठाया। वो कुर्सी सख्त थी, हार्ड थी, और वो ग्राहक जो हार्ड कुर्सी पर बैठा वो चिड़ा हुआ था, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था, और उसने रेट भी गाड़ी का ठीक नहीं दिया क्योंकि उसको सख्ती महसूस हो रही थी। और कईयों को उन्होंने नरम, बहुत अच्छी कुर्सी पर बिठाया। उनका सोचने का अंदाज बदल गया, वो नरम हो गए, उन्होंने अच्छा रेट ऑफर किया। तो वट एवर यू आर डूइंग, ये कुछ लड़के इंटरव्यू देने आ रहे थे, उन्होंने कुछ लड़कों को कॉफी दी, वो कॉफी ठंडी थी, कुछ को कॉफी दी, वो कॉफी गर्म थी, और उन्होंने सांस लगाया। जिसकी कॉफी गर्म थी वो कहता है ये लोग बड़े अच्छे हैं, काइंड हैं, मेहरबान हैं, पुरतकल्लुफ काम करते हैं, रहमदिल हैं। और जिसको ठंडी कॉफी थी उसने कहा तो बड़े गंदे मेजबान हैं। तो आप इधर उधर से जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ चख रहे हैं, जो कुछ सूंघ रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, ये सारा आपके दिमाग को एक्टिव करता है। दिस इज द फीड ऑफ योर ब्रेन। और ये तीन चीजें जो इंसान के दिमाग को सेट रखती हैं, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सुभान अत्तारी पर अभी ये वीडियो अपलोड हुई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आपके दिमाग की ताकत कौन सी है। सबसे पहली, चैलेंज योर ब्रेन। कुछ नया करते रहा करें, कुछ नया, नए लोगों से मिले, नई जगह पर जाएं, सफर करें, नई किताब पढ़ें, कुछ नया काम करें। देखें, आपके दिमाग में ना रास्ते बने हुए हैं, पुराने रास्ते पे पुरानी ट्रैफिक चलती रहती है। आप सुबह उठे, अभी जो आप में से मोटरसाइकिल चलाकर आया है, उसने मोटरसाइकिल की किक मारने से पहले सोचा तो नहीं ना, खुद ही किक लगी, खुद ही आ गया। घर का दरवाजा खोलते भी सोचते नहीं है, वही दरवाजा है, वही अम्मी है, वही अब्बू है, वही सारा कुछ है, वही किचन है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। बस रोजाना एक काम ऐसा करना है जो ऑटोमेटिक ना हो, जिसके लिए दिमाग को कोशिश करनी पड़े। कोई भी कर ले, नई किताब पढ़े, नई जबान सीखे। कोई कहे जी सुभान साहब आप कह रहे हैं बाहर जाओ, तो बाहर तो मैं जा नहीं सकता। आप जिस दुकान पे जा रहे हैं, आज किसी नए रास्ते से उस दुकान पे जाए। चेंज, दिमाग के रास्ते खुलते हैं। जिस तरह ये सड़क छोटी पड़ जाएगी, गाड़ियां ज्यादा आ जाएंगी, तो सड़क खुली करनी पड़ेगी ना। तो जब हमारे दिमाग पे ट्रैफिक बढ़ेगी तो दिमाग के रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आज तो हम हुक्म हो गए, पहले हम ढूंढते थे, इस घर के साथ मुड़ रहे हैं, वो गली है, इधर जाना है, अब गूगल मैप लगाया, आंखें बंद करके जाते जा रहे। मेहनत नहीं हो रही। अब पहले हाथ पकड़कर, देखकर, वो व्हाइट बोर्ड पे टीचर क्या लिख रहे हैं, मैं हाथ से लिखता हूं, आज तस्वीर खींच ली। सो यू हैव टू चैलेंज योर ब्रेन। अपने दिमाग को चैलेंज दें अगर आप चाहते हैं कि जवान रहे। याद रखो, 60 साल के बाद ना डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब है इंसान अपने सक्के बेटे को भी भूल जाता है ना ऐसे लोग आपकी जिंदगी में? है ना ऐसे लोग? 5.5 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया में ऐसे हैं जो अपने सक्के बेटे को भी पहचान नहीं सकते। उनको डिमेंशिया हो गया, दिमाग सुकड़ जाता है। इसकी प्रैक्टिस करो। जिस तरह जिम में एक बंदा जाता है, डंबल उठाता है तो उसके मसल बनते हैं, दिमाग के भी मसल बनते हैं। और ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। दिमाग को मजबूत करो, चैलेंज योर ब्रेन। एंड नंबर 2 इज अटेंशन, फोकस रखो। मैं जो बात कर रहा हूं गौर से सुनो। 100 बातें कर रहा हूं, 100 समझ नहीं आएंगी, 50 तो आएंगी ना। उन 50 में से 20 पर अमल करोगे, जिंदगी बदलेगी। फोकस। नंबर लास्ट इज रिपीटिशन। रिपीट, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। इस दुनिया की एक बहुत अजीम शान पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी शख्सियत, उनका नाम है इमाम बुखारी। उनको लाखों अहदीस ज़बानी याद थी। उनसे किसी ने पूछा, हजरत इतना अच्छा हाफजा आपका, इतनी हदीसें आपको ज़बानी याद है, कोई माजून, कोई खाना, कोई पीना, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं तो सही, शेयर तो करें, हमने भी करना है। क्योंकि हमारा चक्कर ये है कि हम हर चीज को ना खाने के अंदर ढूंढते हैं कि इसके लिए कोई खाना बताएं। एक बंदा जरा मोटा सा था, मुझे अगर कहता है जी मुझे कोई खाना बताए कि मैं पतला हो जाऊं, यानी पतला होने के लिए भी खाना मांग रहा हो। वो खाना छोड़ोगे तो पतले हो गए ना। तो इमाम बुखारी ने कहा जी खाने माजून का तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि बार बार सबक पढ़ना जो है ना, रिवाइज करना, दोहराना, ये मैंने याददाश्त के लिए बड़ा अच्छा पाया। आप कह रहे होते जी मौलवी साहब वही किस्से बयान कर रहे हैं, मौलवी वही करते रहते हैं। तो रिपीटिशन इज नॉट बैड, दोहराना बुरा तो नहीं है। और होल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रिपीट पे नहीं बना हुआ। आपके दादा ने आपके अब्बू को रिपीट किया, आपके अब्बू ने आपको दोहराया, आप अपनी अगली नस्ल को दोहरा रहे हैं, वही बातें हैं। रिपीट, रिपीट।
ये पूरी कायनात रिपीट पर बनी हुई है। सूरज निकलता है क्योंकि हम रिपीट करते हैं, एक दफा एक अच्छी चीज बन जाती है फिर उसको दोहराते हैं एक खास वक्त में। ये स्ट्रक्चर्ड है सारा, नोट करें जरा एक मिनट के लिए मेरे साथ हो। ये सब स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डिसिप्लिन है, एक खास नज़्म ज़ब्त है, एक खास रिदम है, एक खास टेम्पो है, टूटता नहीं है। देखिए आसमान को, सूरज एक खास वक्त पे निकलता है, एक खास वक्त पे गुरूब हो जाता है। ओ मुहर्रम का चांद नजर आ गया, तो चांद नमूदार होता है, फिर बड़ा बड़ा होता होता फिर खत्म हो जाता है। एक खास दिन पे आम की फसल आ जाती है, फिर चली जाती है ना, खास चीज है, मौसम आ जाता है फिर चला जाता है। एवरीथिंग इज इन एन ऑर्डर, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। आपकी जिंदगी में क्या ये स्ट्रक्चर है? आपको सोचना है। और सबसे बढ़कर और कहां जाते हैं, नमाज को देखें। 1400 साल हो गए एक ही तरह से नमाज पढ़नी है, रिपीट करनी है। काला गोरा अरबी अजमी अफ्रीका अमेरिका जहां का भी है, एक ही तरीका है नमाज का, चेंज तो नहीं है। स्ट्रक्चर नमाज तुम पे वक्त बांधा हुआ फर्ज है। दिन के 24 घंटे एक ही है, बड़े अरसे से 24 घंटे हैं, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, और दिन में 5 नमाजें। वन मूवमेंट, वन रेसिटेशन, वन डायरेक्शन। एक ही तरह की हरकत है, एक ही तरह की तिलावत है, और एक ही सिमत के अंदर। फौज का एक असूल मैंने पढ़ा और उसको जब कंपेयर किया नमाज के साथ, याद रखो जब कुछ लोग मिलकर कोई एक काम इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, जिस तरह एक्सरसाइज होती है और बच्चों की असेंबली में पीटी कराई जाती है, जब कुछ लोग एक ग्रुप की सूरत में एक ही काम मिलकर करते हैं ना, उनकी सोशल बॉन्डिंग मिल जाती है, वो लोग दिल से एक हो जाते हैं, उनका रिदम एक हो जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर एक ही काबे के पीछे खड़े होकर जब सजदा करते हैं, एक ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो ये एक दीवार की तरह हो जाते हैं। दिस इज ए डिसिप्लिन। और इंसान बार बार नमाज पढ़ता है, बार बार नमाज पढ़ता है, बार बार नमाज पढ़ता है, उसकी बॉडी उसकी आदी होती रहती है। जिस तरह दिल धड़कता है, बार बार धड़कता है, खून गर्दिश करता है, बार बार गर्दिश करता है, इंसान सोता है जागता है, सोता है जागता है, बार बार करता है, तो ये चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है ना। दिल की धड़कन बंद करके दिखाएं, नहीं हो सकती ना, जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो वो खुश नसीब जो बार बार नमाजें पढ़ रहा है ना, अब नमाज भी दिल की धड़कन की तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दिल की धड़कन नहीं बंद हो सकती, उसकी नमाजें भी नहीं बंद हो सकती। अब 5 बार आना उसने, झुकना है, क़याम में जाना है, सजदे में जाना है। हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टॉप दिस अल्टीमेट मूवमेंट? दिस एक्ट विल बिकम ए पार्ट एंड पार्सल इन हिज लाइफ। तो रिपीटिशन, दोहराना, ये बुरा नहीं है, इट्स नाइस। रिपीट करो बार बार, रिपीट करो बार बार, दोहराओ उस चीज को जो जरूरी है, और जो नहीं है उसको देखना भी नहीं है। सोबान भाई, आपसे दूसरा सवाल ये है कि आज का नौजवान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। अहम तरीन चीज कब मद्देनजर रखनी चाहिए, इरशाद फरमाइए। देखिए, एक चीज तो आप सबको मद्देनजर खास तौर पे रखनी चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड तो इतने ज्यादा है कि ये देखें, ये कैमरा है, ये कैमरा किसी खास काम के लिए बना है। उस काम से ज्यादा लोड इस पे डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारा जिस्म कुछ कामों के लिए बना ही नहीं, उतना लोड हम उस पे डाल रहे हैं। नाश्ते से पहले हम पूरी दुनिया की ओपिनियन देख रहे होते हैं अपने बारे में, उस अजनबी की मेरे बारे में राय क्या है। पूरी दुनिया की ओपिनियन फेसबुक पर आई हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर आई हुई है, हर जगह के ऊपर आई हुई है, आई होती है ना। अब स्ट्रेंजर्स ओपिनियन तो देखने का हमारा है ही नहीं। दुनिया की सारी बुरी खबरें वो हमारे पास आ जाती है। क्यों पढ़ रहे इतनी ज्यादा खबरें? जरूरत ही नहीं है। ओ 22 साल का लड़का 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो 21 साल की लड़की वो 10 लाख रुपए में स्टार्ट कर दी। अब हमें टेंशन हो गई फजूल में, वो इतना खूबसूरत हो गया। तो ये प्रेशर हमारा है नहीं लेने का, इसलिए डिस्ट्रक्शन हुई है। एक चीज का मद्देनजर रखिएगा, गौर से मेरे साथ हो। यही आम सा दिन होगा, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंगल, बुध, यही आम सा दिन होगा, और यही वक्त होगा जो रोज हम बोलते हैं 2 बज गए दोपहर के, 3 बजे मैं आ रहा हूं, 8 बजे ऑफिस शुरू होगा। यानी यही एक रेगुलर डे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यही वक्त होगा 2, 3, 4, 5, 8, अचानक हम दुनिया से चले जाएंगे। अचानक सब कुछ उसी तरह होगा, हम नहीं होंगे। वो टेबल के ऊपर कागज में बिखरे होंगे,
मोबाइल के ऊपर सब कुछ खुला होगा, वो गेम है, वो मोबाइल का फोल्डर उधर ही होगा, लैपटॉप के ऊपर टैब भी सारे ओपन होंगे, हम चले जाएंगे, वो उसके पैसे देने हैं, उसके लेने हैं, ये भी इसी तरह ही रहेगा, हम चले जाएंगे। सूरज निकल रहा होगा, बसें चल रही होंगी, मस्जिदों की लाइटें भी इसी तरह, सब कुछ अपने हिसाब से उसी स्पीड से चल रहा होगा, हम नहीं होंगे। ये होने वाला है, इट इज अबाउट टू बी देयर, जस्ट वेक अप, उठ जाओ। और फिर जनाजे पर रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, जनाजे पे रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। बड़े सक्के जो हैं वो भी विरासत को देख रहे होंगे, और कोई हमारे जनाजे पर ऐसा भी आएगा जो सिर्फ 3 मिनट के लिए आपको याद रखेगा। ये वो होगा कि जनाजा आ तो वो गुजर रहा था बाइक में से, किसी मुसलमान का जनाजा, चलो पढ़ लेता हूं मैं, ये वो है। रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा लोगों का। तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत जरूरी हैं, हमारी गैर मौजूदगी में रौनकें कम नहीं होंगी, किसी की हंसी फीकी नहीं पड़ेगी। हम अहम हैं, हम अहम हैं, लेकिन इतने अहम नहीं है कि हमारे बगैर दुनिया ना चले, दुनिया चलती रहेगी। रिमेंबर दिस फैक्ट। और जो इस बात को मद्देनजर पहले रख लेता है ना, उसकी जवानी समझ जाती है, क्योंकि जवान को फोकस किया मैंने, इसमें ताकत होती है, ये रिस्क लेता है, ये रिटायर नहीं होता, ये तेज भागता है, तेज बाइक चलाता है, बाइक का अगला टायर उठा लेता है। सारी दुनिया की बोतल की कंपनियां ये नौजवान को फोकस कर रही हैं, सारा दिन टिकटॉक पे उल्टी पुल्टी पुल्टी उल्टी हरकतें करता रहता है। इसको सीधा करना है। मुझे किसी ने कहा, हजरत बताएं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुकद्दसा में नौजवान के लिए क्या सबक है, आप यूथ टॉक्स बड़ी करते हैं। मैंने कहा सुन ले सवाल करने वाले, इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, यानी नौजवान के लिए सबसे बड़ा आइडियल इमाम हुसैन की जात में है। वो क्या है सुन लो। घोड़े पे चढ़ने से पहले इमाम हुसैन ने दुनिया की सारी मुसीबतें जो मुमकिन हो सकती है ना देख ली थी। ऑल इमेजिनेबल हार्डशिप्स हैज बीन फेस्ड बाय इमाम हुसैन। घोड़े पर बाद में चढ़े हैं, पहले अली असगर की लाश थामी है, घोड़े पे बाद में चढ़े हैं, पहले जाके अब्बास के कटे हुए बाजू के धड़ के साथ लगाए हैं। इससे बड़ा क्या लेसन होगा नौजवान तेरे लिए? नहीं चेक कर रहा उस रिदम को, चेक कर उस रिदम को कि वो रिदम क्या बन रहा है। वो दास्तान ईमान को कितना जोश देती है, कितनी दिलेरी आती है। एक जुमला मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने हल्का नहीं बोला। हादसाती वाकया नहीं था वो कि एकदम से हो गया, जैसे बस की टक्कर लग जाती है या एकदम से पता नहीं चलता हो जाता है। नहीं, इट वाज ऑल प्लान। किसी वक्त ही खत्म हो सकता था। मदीने में इमाम हुसैन कहते थे मैं यजीद की बैत करता हूं, बात खत्म थी। रास्ते में 14 जगह पड़ाव किया, रास्ते में कहीं कह देते मैं इमाम हुसैन मैं यजीद की बैत करता हूं, बात खत्म हो जाती। जब पानी बंद हुआ था, आज ऐन इफ्तार के वक्त कैसे बिलक रहे होते हो, फटाफट वाला काम होता है, और उधर मैं पानी खींच लूं आपसे। वहां 72 थे जो उस वक्त पूरी दुनिया में उन 72 से बढ़ के कोई बंदा नहीं था, और उनका पानी बंद हो गया। तब कह देते कि मैं मानता हूं, बात खत्म हो जाती। चलो जब अली असगर को तीर लगा तब कह देते, जब सब शहीद हो गए, जब खुद चढ़ने लगे थे तब कह देते। इट वॉज ऑल प्लान। हादसा नहीं था ये प्लान था बाकायदा कि मालिक देख ले, कट जाऊंगा, सारा खानदान कटवा दूंगा, जो दीन हमारे घर नाजिल हुआ उसका परचम नहीं गिरने दूंगा। आओ मुसलमानों और नौजवान मुसलमानों, देखो स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज करते हो। बाहर जाना है और वो लिखा होता है गैर मुस्लिम लिख दो अपने आप को, तुम्हें बाहर भेज देंगे, वो लिख देते हैं। नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड। रिमेंबर यू मस्ट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ ना, डिसीजन मेकिंग पावर लेकर आओ। फैसला कैसे करना है? इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया था, बस नहीं करनी बैत। और ने आकर कहा जी बैत कर लें, आपके लिए हालात सख्त हैं, यजीद की आंखों में खून उतरा हुआ है। आपने फरमाया और ये बैत वाला खाता बंद है, आगे बात कर, ये नहीं होगा। यस इमाम हुसैन से यस लेनी है
तो यजीद को यस नहीं होगी। आज आप किस किस चीज को यस कर रहे हैं मुझे बताएं। यजीद के वर्जन तो हर दौर में आ रहे हैं, यजीद के वर्जन आ नहीं रहे, इस दौर में कई यजीद है, मतलब वर्जन है उसके, आप यस कर देते हैं या आप भी डट जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखो, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। और कितने वाकया करबला में आपने थॉरली पढ़ा इसको, वाकया करबला को? आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हैव यू गॉन थ्रू दिस इंसिडेंट्स ऑफ करबला इन डिटेल? व्हाई यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस इन डिटेल? यू आर स्टडीइंग मेनी सिलेबाई and this syllabus has been recommended by Holy Prophet. Holy Prophet had said that teach your children three most important things. Teach them the love of your Prophet, teach them the love of my Ahle Bayt, and taught them, teach them Quran. मैं तुम्हारा नबी तुम्हें 3 निसाब देकर जवाना। तुम पढ़ते हो ऑक्सफोर्ड का निसाब, अच्छा निसाब है। तुम सिंध का निसाब पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड का, अच्छा निसाब है। लेकिन मैं तुम्हारा नबी तुम्हें 3 निसाब देकर जा रहा हूं, ये जरूर पढ़ लेना। नंबर 1, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, अपने बच्चों को मेरी फैमिली की मोहब्बत सिखाना, मेरे अहले बैत की, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना। आप और कोई किरदार अभी आप छोड़े, आप जितना करबला के अंदर वाकयात हुए उनकी तो अलग अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन आप बीबी ज़ैनब को पढ़ा आपने? कौन थी ये बताएं, कौन थी बीबी ज़ैनब? बहन थी, किनकी बेटी है? अली की। यानी कोई कम नहीं है, काम फुल लोडेड है। और इनकी जात को पढ़ो, ओए मैं कहता हूं पूरी वीडियो बनानी मैंने इसके ऊपर कि इस्लाम खवातीन को क्या किरदार देता है और कितना कॉन्फिडेंस होता है इस्लामी खवातीन के अंदर। जिहाद हो, उम्मे अमारा को देखना है हमने, किस तरीके से जब ओहद में वो मलऊन नबी पाक के ऊपर तलवार लेकर आ गया, उम्मे अमारा ने आगे आकर अपने कंधे पे तलवार को लिया और बेटा नीचे गिर गया, बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, ओहद है, मां आकर पट्टी बांध रही थी, खड़ा हो जा, दोबारा निकल जा जहाज के अंदर। और पहले पट्टी करती रही, लेकिन जब देखा कि मामला बहुत गर्म हो गया, सब कुछ छोड़ के खंजर पकड़ कर आ गई। और जब कंधे पर तलवार लगी, नबी पाक ने देखा, नबी पाक ने कहा ये बंदा है जिसे तेरे बेटे को शहीद करना चाहा है। आप आगे बढ़ी, आपने उसकी टांग काट दी, वो घसीटता हुआ आगे गया। नबी पाक मुस्कुरा उठे, कहा तुझमें जो ताकत और शुजात है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह, सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को ना जन्नत में अपनी सोबत अता फरमा दीजिएगा। नबी पाक ने कहा तुझे बिशारत है, जन्नत में तू और तेरा खानदान मेरे साथ होगा। खड़ी होकर कहती है अब दुनिया की कोई भी मुसीबत आ जाए मुझे कबूल है, लाओ ऐसी जुर्रत, ऐसी शुजात लेकर आओ। बीबी ज़ैनब पहले दिन से इमाम हुसैन के साथ है, पूरे 15 दिन करबला में। सब देख रही है रिस्क कितना है, देख रही थी ना रिस्क कितना है। और जब अंदर आई सब कुछ देख रही है। और एक हैरान कुन बात, एक मोरल लिखता है कि जंग से पहले तो खातून थी, रोई भी जब इमाम हुसैन ने कहा मुझे नाना जान की ज़ियारत हुई है, रोई भी उस वक्त, और भी कहा अगले दिन क्या होने वाला। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, जैसे सूरज तुलू हुआ इमाम ज़ैनब के अंदर, ऐसा लगा जैसे सूरज तुलू हुआ। एक एक चीज को देखना, खेमे को संभालना, बच्चों की खैरगिरी करना, लाशों की रखवाली करना, एक एक चीज को जैसे उन्होंने संभाला, दैट वाज एनॉर्मस। और फिर जब शहादत हो गई, यजीद के पास पहुंचे, उस वक्त उस शहादत के वाक़े को संभालना, ये कहना चुप हो जाता बंदा बिल्कुल कि यार इतने बड़े बड़े वाक़े देख लिए, अपने कजन्स को, अपने भाई को शहीद होते देख लिया, रुकी नहीं। क्या कहा यजीद ने? देख, अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने या यजीद ने कहा, देख अल्लाह ने हुसैन के साथ क्या किया, तुझे क्या नजर आता है? कहती मुझे तो बड़ी खूबसूरती नजर आती है, मुझे तो इस पूरे वाक़े में खूबसूरती नजर आती है। फिर आयत पढ़ता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ज़ैनब पुकार उठती हैं, तू इज्जत और जिल्लत की बात कर रहा है, तेरे पे तो प्रॉपरली लानत भी कोई नहीं डालेगा, और मेरे हुसैन का जिक्र क़यामत तक मिंबर और महबाब पर होता रहेगा। इतना हौसला यार इस वाक़े के बाद। तो नौजवानों अपने आप को संभालो और चेक करो तुम्हारी जवानियां किस तरफ जा रही हैं। कासिम भी जवान थे 16-17 साल के, और उस जवानी को लेकर करबला के मैदान में आए। अली अकबर भी जवान थे 16-17 साल के, उस जवानी को लेकर मैदान करबला में आए।
और किस शान से आए। तो सोचो अपने आप के ऊपर, थोड़ा सा चेक करो। मैं आपको बता रहा था कि वो दिन आएगा कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी गैर मौजूदगी में रौनकें कम नहीं होंगी। तो आज के दिन नौजवानों को यही पैगाम है कि तकरीबन 2 अरब मुसलमान हो गए दुनिया में, 2 अरब मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, और हम सबका अकीदा है कि क़यामत आएगी, सजा या जजा होगी। क़यामत के दिन बुरे अमाल का बड़ा गलत अंजाम हो सकता है, अच्छे अमाल का अल्लाह की रहमत से जन्नत मिल सकती है। लेकिन आज इन नौजवानों की हालत देखी जाए तो ये जो क़यामत का अकीदा है जो जरूरी है, क्या इनकी हरकतों से लगता है कि इनका ईमान है क़यामत पर? जखीरा अंदोजी, प्रॉफिटेरिंग, धोखा, चोरियां और कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। कुरान जिस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहता है, क्या इनकी हरकतों से इनकी पहचान होती है? याद रखो, जिसके पास इल्म है तो गुमराह लोग उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन आ जाती है अगर मुसलसल काम करते रहेंगे तो। और ये हर बंदा अबू जहल की तरह ढीठ नहीं है। लोग बड़े अच्छे होते हैं, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपके बच्चे अच्छे हैं, नहीं बात मान रहे तो बताते रहे उनको। अबू जहल की तरह ढीठ नहीं होते लोग। तरीका बदलें, मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल कौन छोड़ेगा? आप मुझे बताएं, मोबाइल कौन छोड़ेगा? कोई खड़ा होकर मुझे कहते मैं मोबाइल छुड़ा के दिखाता हूं। मोबाइल नहीं छोड़ेगा बच्चा अब आपका, वो नहीं छोड़ेगा। मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका बदलें उसका, उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करें, उसको क्रॉसवर्ड पजल सिखाएं, उसको स्टोरी टेलिंग को रात को कहानी अच्छी सुनाएं, उसके साथ ग्राउंड में आके कोई गेम खेलें, उसको अपने तजर्बात बताएं, उसको किसी होटल में लेके जाएं, साथ उसको अपने तजर्बात बताएं। बेटा यहाँ पे थप्पड़ पड़ता है, यहाँ पे बाघ मिलता है। हम तो अपने बच्चों को भी टीच नहीं करते, इतनी कंजूसी कर दी है सिखाने में कि बच्चों को बिठा के ये भी नहीं बता रहे कि हमने जमाने से सीखा क्या क्या है। बच्चे ने गलती की, फौरन आप रोकेंगे, बच्चा तो ठीक नहीं होगा, वो तो डिफेंसिव हो जाएगा। ये तरीका सुन लो, बड़े अहम तरीका बता रहा हूं। जब भी बच्चा गलती करे फौरन ना टोको उसको। अगर तो कोई बहुत बड़ी गलती उसने की है, बिजली में हाथ डाल दिया, गाली निकाल दिया, फिर तो टोकना बनता है। लेकिन आम छोटी मोटी गलतियों पे फौरन ना टोके। और रुको रुको, नहीं, वो आगे से बोलेगा, दिफा करेगा, मानेगा नहीं गलती को, रुक जाए, चुप कर जाए। कोई 4-5 घंटे बाद अब उसको बताएं, वो ठंडा पड़ गया होगा, अब आराम से सुनेगा बात आपकी। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। दिस इज अ टिप फ्रॉम पेरेंटिंग। तो इंसान इस बात को अगर सोचे कि किस तरीके से हमने दुनिया से चले जाना है, और जो मैंने आपको बताया इसका कितना अहम तरीन इम्पैक्ट है, तो जिंदगी में सुकून के लिए 2 चीजें भूल जाए। एक वो नेकी जो आपने दूसरों के साथ की, और एक वो बुराई जो दूसरे ने आपके साथ की। अगर तो बहुत बड़ी बुराई की है, आपका प्लॉट खा गया है, आपके किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया है, फिर तो ये पुलिस केस बन जाता है। वरना छोटी मोटी हरकतें जो मामू, चचा, ताया, बहन भाई करते हैं उसको भूल जाया करें, भूल जाया करें। आपकी अपनी जिंदगी सुकून में आएगी। जुमला ले लो मेरा। एक इंसान कहता है मैं एक बंदा हूं, पूरी दुनिया को कैसे बदलूंगा? आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन एक बंदा एक बंदे की दुनिया तो बदल सकता है ना, उसकी मदद करके, उसको मुस्कुरा के देखकर, उसको कंधा देकर। और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये मत सोचे मैंने क्या क्या करना है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये सोचे क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया आपने, छोड़ने की तरफ आए। जिस तरह ग़िज़ा में तासीर होती है ना, कुछ ग़िज़ाएं बीमार कर देती हैं और कुछ ग़िज़ाएं शिफा देती हैं, इसी तरह अल्फाज में भी तासीर होती हैं। किसी को गाली निकालें दुश्मन बन जाएगा, दुआ दें दोस्त बन जाएगा। अल्फाज और रवैये के ऊपर नजर रखें। आज की यूथ टॉक्स में बहुत से शादीशुदा नौजवान भी हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने वाली है। कोई अहम रिलेशनशिप टिप इरशाद करना। रिलेशनशिप टिप मांगी है इन्होंने, शादीशुदा और जो शादी जिनकी होनी है। शादी को ना बड़ी कोई ऐसी चीज समझते हमारे नौजवान कि ये होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, करोड़ों की पहले हो गई है।
वो इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, मैं जो आज आपको शादी के वाले से बात बताने लगा हूं ना, हो सकता है आप में से बहुत से मर्द इसके मेरे से मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये बात सच है। और जो भी शादी करेंगे वो आज से इस बात को अपने पास लिख लें। तैयार है सुनने के लिए? दुनिया का खतरनाक तरीन मर्द कौन होता है? अल्लाह अकबर। दुनिया का खतरनाक तरीन मर्द, 3 निशानियां बता रहा हूं। ये ना निशानियां सुन लो। इस्लामाबाद में रोजाना 200 तलाकें हो रही हैं। इतना सा इस्लामाबाद, 200 तलाकें रोजाना। कोई तो वजह होगी ना। क्या खिचड़ी बकरी होती है? साइंस है। दिस इज साइंस। कल औरंगी की यूथ टॉक्स में मैं विमेन साइंस के ऊपर बयान करूंगा। औरंगी में आप आइएगा। आज तो मैं आपको दुनिया का खतरनाक तरीन मर्द बताने लगा हूं। दुनिया के खतरनाक तरीन मर्द की 3 निशानियां। नंबर 1, ये वो मर्द है जिसकी बीवी उसको तब्दील नहीं कर सकी। नया रिश्ता बना है, कुछ ना कुछ तो तब्दीली मर्द में आनी चाहिए थी। ये वो मर्द है जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। ये कहता है मैं ठीक हूं, दलीलें देता है, और तू गलत है, तू गलत है, तू गलत ही रहेगी, मैं ठीक हूं। उसका रवैया जैसा मर्जी हो जाए, बीवी का रवैया जरा सा भी चेंज होता है ना, ये चढ़ दौड़ता है उस पर। वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो गई है, उसको एंजाइटी हो गई है, वो रवैयों से तंग आ गई है, काम कर करके अक गई है। अब उसने जरा ऊंच नीच कर दी है तो माफी बनती है, लेकिन ये माफ नहीं करता। ये कहता तू गलत है, मैं ठीक हूं। अपने आप को गलत मानता ही नहीं है बीवी के आगे। ये मर्द ठीक नहीं है। नंबर 2, खतरनाक तरीन मर्द नंबर 2, ये वो है जो 100% अपना कंट्रोल चाहता है। ए मर्द, अल्लाह ने तुझे निगहबान बनाया, रखवाला बनाया, निगरान बनाया, लेकिन आपकी बीवी की 100% खुशी आपके साथ न थी हो, आपकी बीवी का 100% गम आपके साथ हो, ये नहीं हो सकता। वो इंसान है, उसकी एक प्राइवेट लाइफ है। वो प्राइवेट लाइफ के अंदर कोई हराम काम नहीं होना चाहिए, लेकिन रिश्ते तो हैं। उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसके स्कूल के जमाने की सहेलियां हैं। एक प्राइवेट लाइफ की स्पेस तो होनी चाहिए ना। इसी तरह मर्द की भी एक प्राइवेट लाइफ होती है, उसके दोस्त है, उसका कारोबार है। ऑनर करना चाहिए प्राइवेट लाइफ को, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और दुनिया का तीसरा खतरनाक तरीन मर्द, ये वो है जो ऑफिस का गुस्सा घर आके निकालता है। घर के अंदर आ गया, ऑफिस का गुस्सा था, अब उसका घर हमेशा वॉर जोन बना रहता है, जंग का मैदान। ओ बीवी डर रही, भी मिसाइल आया, वो भी गोली आई। और ऐसे मर्द का प्रॉब्लम पता क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसा मर्द दोनों जगह पे परेशान है, दोनों जगह पे टेंशन में है। ऑफिस में टेंशन क्यों है? क्योंकि बॉस बोल रहा है। घर में टेंशन क्यों है? क्योंकि ये खुद बोल रहा है। ये खुश कैसे रहेगा? दोनों जगहों पे परेशान बैठा हुआ है, फुल टेंशन में है। ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़ा है, बस खत्म हो गई। यहां आके बच्चे को देखें, शुक्र अदा करें। 1,74,000 लोग कल रात को सोए थे, सुबह उठ नहीं सके। आप उठ गए ना, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 5 करोड़ लोग कैंसर का शिकार हैं, आप में से तो कोई नहीं है ना, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 5.5 करोड़ अफराद अपनी याददाश्त खो चुके हैं, आपकी तो है ना, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, फ्रिज में कुछ खाना है, पेट भरा हुआ है, सर पे छत है। दुनिया के 60% लोगों से ज्यादा खुश नसीब हैं आप, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखो मेरी बात, रिलेशनशिप टिप के अंदर, रिलेशनशिप टिप के अंदर ये बात याद रख लो, याद रख लो। ये जो आपका पार्टनर है, ये जो आपकी बीवी है, या बीवी का अगर शौहर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब हर गमी में इसने आपके साथ रोना है, हर खुशी में इसने आपके साथ हंसना है, हर दस्तरखान पे इसने आपके साथ खाना खाना है, पहाड़ी मकामात पर इसने आपके साथ घूमना है। इस रिश्ते को संभालना सीखें। जिंदगी आसान होती नहीं है, जिंदगी आसान बनानी पड़ती है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और कुछ कुर्बानी देकर। ये कुलिया याद रखना। और सबसे बड़ा गंदा जरासीम आपको बताऊं जो रिश्तों को खा जाता है, एक जरासीम है प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया पैदा करता है।
एक जरासीम है सेमोनाले करके है, ये टाइफाइड पैदा करता है। और एक जरासीम है जो रिश्तों को खा जाता है, वो मियां बीवी का हो, भाई भाई का हो, दोस्त दोस्त का हो। ये जरासीम लग जाए ना, रिश्ते को खोखला करता है, फिर तबाह करके लड़ाई में बदल देता है। इतना गंदा जरासीम है। बोलूं बताऊं कौन सा है? गीबत। गीबत। बीवी अपनी मां के सामने शौहर की गीबत कर रही है, फोन करती ना फौरन। पहले फोन नहीं होता था, पहले व्हाट्सएप नहीं था, वो आपस में लड़ते थे और शाम तक ठीक हो जाते थे। अब व्हाट्सएप पे ठा करके अम्मी ये कर दिया इसने, कहां ब्याह दिया मुझे, डायनो का घर है तो जिन्न है सारे। शाम तक ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि मियां बीवी हैं, चलता रहता है। लेकिन मां तो नहीं भूलेगी कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ था। पकड़ी बात मेरी, बात पकड़ी मेरी। मैं और मेरी बीवी में कुछ इख्तलाफ हुआ, हम तो सारा दिन साथ है, 5,000 बातें कर रहे हैं, रात तक भूल जाएंगे। लेकिन जब तीसरा कोई भी एंटर हो गया, वो नहीं भूलेगा, वो कहेगा मेरी बेटी के साथ ये क्यों हुआ। गीबत ना करना, रिश्ते तबाह कर बैठोगे। और एक और बात, ये बंदा मेरे सामने उसकी गीबत कर रहा है तो ये कहीं और जाके मेरी गीबत भी करेगा। इसकी जबान को नशा लगा, ये बुरी बात करता है। अपनी बातें ना बताना इसको। एक बंदा मुझे करता है, सुभान भाई, वो बंदा आपके बारे में ना ये बात कह रहा था, ये बंदा ना आपके बारे में ये बात कह रहा था। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तू वहां पर था? कहा जी था। मैंने कहा तेरे सामने इतनी आसानी से उसने बात कह कैसे दी, तूने रोका क्यों नहीं? उसने तीर मारा था मुझे, तीर लगा नहीं, इधर गिर गया, तू उठा के मुझे चबो रहा है। मुझे तो नहीं लगा, वो तो गिर गया था, उठा के बुलाया तू। तो जब बात करो 3 दरवाजों से गुजारो। कितने दरवाजों से? ले लो आज से जो बात यहां से निकलेगी, ये जादू का दरवाजा है, ये होंठ नहीं है, ये जादू का दरवाजा है। इट इज ए स्पेल। अच्छा बोलो अच्छा आएगा, बुरा बोलो बुरा आएगा। को मैं बड़ा गंदा हूं, बड़ा मुझमें हौसला नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, फारग सा आदमी हूं, देखना यही चीज आ जाएगी। और को मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे अंदर ताकत है, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया तो और बात है, मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा। जो दोगे वो हो जाएगा। ये ऐसा बनाया, अल्लाह ने ऐसा बनाया है सारा निजाम। पहली बात जो मुंह से निकालूंगा, सच्ची है कि नहीं? पहला दरवाजा क्या है? सच्ची है कि नहीं? दूसरी, अच्छी है कि नहीं? तीसरी, जरूरी है कि नहीं? हर आती बहुत बोल देते हो ना, तुम्हारी फ्रंटल लोब सही काम नहीं कर रही, ये सामने वाला हिस्सा होता है, ये सही काम नहीं कर रहा। हर आती बात बोल रहे हो, और जी हमारा दिल साफ है, हम तो सब कुछ मुंह पे कह देते हैं, चाहे अगले का दिल तबाह हो जाए। दरवाजा खटखटाना मकसद है, तोड़ना मकसद नहीं है। हर बात कह देते हैं, आपको पता नहीं, कई बातों का बोझ अपने कंधों में रखना होता है, रिश्ते बचाने के लिए सहनी पड़ती है बात। हर बात कह देते हैं आप, और फिर बहादुरी से बता रहे हैं, गलत करते हैं आप। रोक लें बात को। तो ये मैंने आपको बताई बात कि रिश्तों के अंदर इस चीज का ख्याल रखें। कितनी प्यारी बात मैं लिख के लाया था, मेरे ज़हन से निकल गई, शुक्र है सामने आ गई। गौर से सुनना। कुल्हाड़ी को भूल जाता है, दरख्त को याद रहता है। नहीं समझे? कुल्हाड़ी को भूल जाता है, दरख्त को याद रहता है। कुल्हाड़ी तो लगी थी ना दरख्त पे, उसको तो भूल गया, दरख्त को चोट लगी थी। तो जो अल्फाजों के बम आपने गिराए थे ना, आपको भूल जाता है। वो जहां तबाही बची है उधर पूछो क्या हुआ है। अल्फाज संभाल लें आप जनाब, हाजी साहब जी करके बात किया करें। मैं एक जगह पर गया, वहां ओए छोटे, ओए इधर आ, इधर आ, इस तरह बात कर रहे थे। वो कहती बड़ी डिग्री है इसकी। मैंने कहा डिग्री तो है, लेकिन डिग्री का असर नहीं हुआ इसमें। और एक जगह गया, वहां पूरा कल्चर ही ऐसा था, आप करके बात कर रहे थे, अच्छे अलकाबात से पुकार रहे थे। इस बच्चे को भी, अच्छा आपने मामा बड़ा अच्छा पहना हुआ, माशाल्लाह, यूं करके थोड़ा सा चेंज करे अपने आप को, हर दिल अजीज बन जाएंगे, पैसे भी ज्यादा आएंगे, लोग कहेंगे अच्छा आदमी, इस पे एक और जॉब दे दो। आपको पता है पाकिस्तान के 84% प्रोफेशनल्स, 84%, यानी अगर आप में से 100 तो 84 प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से क्या मुराद होता है? जो प्रोफेशनल होता है, यानी जो कंप्यूटर्स में काम कर रहा है, जो फाइनेंस में कर रहा है, जो मार्केटिंग में है, जो सेल्स में है, जो बिजनेस में है, जो लॉयर है, जो डॉक्टर है, जो वेटरनरी डॉक्टर है, मतलब मुख्तलिफ प्रोफेशन में है, कोई हुनर कोई स्किल है। 84% प्रोफेशनल्स का लिवर फैटी हो गया है, जिगर भूल गया है। 84%। ना ये शराब पीते हैं, ना ये सिगरेट पीते हैं, ये बैठते हैं, खाते हैं और काम करते हैं, और इनका लिवर फैटी हो गया है, लिवर फूल गया है, चर्बी आ गई है।
और याद रख लो, जिगर की चर्बी ये पहली निशानी है, नहीं इलाज करोगे 4-5 साल बाद कैंसर में बदल जाएगी ये। उठते ही नहीं हो, बैठे हो, बटन दबाई जा रहे हो, वाई? वेक अप यार, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठे रहना सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक है। 1960 में पहली बार सिगरेट बना था। सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने कहा ये बड़ी जबरदस्त चीज है, पियो, सेहत मिलेगी तुम्हें। उन्होंने कहा अच्छा। इन्होंने ना मिस्टर सिगरेट बनाया है, मिस्टर सिगरेट। उसके ऊपर वो इधर नहीं खड़ा होता, ऊपर उसने कोई कॉस्ट्यूम पहना होता है ना, डोरीमोन का या किसी कार्टून का, है ना, और वो दे रहा था बच्चों को। इस तरह सिगरेट का कॉस्ट्यूम पहन के, समझ के बात, सिगरेट का, वो अस्पतालों में जाता था और जाके मरीजों को कहता था सिगरेट पिए आप ठीक हो जाएंगे। पिक्चर्स है, वीडियोज है इसकी। वो सिगरेट को लोग ये समझते थे। फिर 1975 में पहली बार किसी साइंसदान ने थोड़ी सी तहकीक की कि ये है क्या। उस साइंसदान को उठा दिया, वो तहकीक कर रहा, कोई तहकीक नहीं होगी, ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर 1980 के अंदर बाकायदा यूएस गवर्नमेंट ने बिठाए लोग, कहा चेक तो करो ये है क्या, जिसको लग जाता है छूटता ही नहीं है ये। अमवात की शरह भी बढ़ रही है। और हैरत की बात है, दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। और मर्दों में लंग्स कैंसर। क्या हो रहा है ये? और फिर वो एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, दुनिया की 7 बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के जो सीईओज थे, मालिक थे, उनको बुलाया, कैमरा लगाया और कहा लाइव जा रहा है, कोई 2 नंबरी नहीं करनी, एक लफ्ज बताओ सिगरेट एडिक्टिव है, निकोटीन कितनी है, बस। ये नशा है कि नहीं है बताओ, बस। यस नो, वो कुछ कहते यस नो। उन सब ने कहा यस दिस इज एडिक्टिव, इसमें निकोटीन बहुत ज्यादा है। लाखों लाख बंदे मर गए, लाखों लाख। 70 साल पता ही नहीं चल सका इसमें क्या है, पीती रही वहां। ये जो सीट बेल्ट है गाड़ी की, जब कहा किसी कर्नल था एक, उसने कहा सीट बेल्ट लगानी चाहिए, वो जनरल मोटर्स वाले आ गए, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी वाले आ गए, कहते इससे खूबसूरती खराब होती है, कोई नहीं बनानी। 7 साल कोर्ट में केस लगा रहा, फिर वो जीत गया कि सीट बेल्ट लगाओ। मेरी अपनी बड़ी बाजी जो है वो सीट बेल्ट की वजह से बची थी, ना सीट बेल्ट होती वो मोटर पे हादसे में नहीं बचना था। इंसान का ना दिमाग खराब सा है, ये सही तरफ आता नहीं है। तो आप लोग जो बैठे रहते हैं ना, मेरी बात मान लो, अपनी टांगों को हरकत दो, दूर गाड़ी खड़ी किया करो, पैदल चल के आया करो ऑफिस में, छोड़ दो लिफ्टें, ये पहिए, ये मशीनें छोड़ के इसको इस्तेमाल करो। ये अल्लाह ने दिए इस तरह कि इसको चलेगी तो होगा काम सारा। ईमान से बताना, घर बैठे हुए लेटे हुए हो, टीवी का रिमोट पकड़ा हुआ है, पॉपकॉर्न खा रहे हो, कैसी दिमाग में सोचे आएगी? गंदी सी ना, उसके खिलाफ ये और अब जरा चलो, अब कैसे सोचे आएंगे? अच्छी सोचे आएंगे ना, सेहतमंद। मूव योर बॉडी, अपनी प्लेट चेंज करें, अपने चलने की रूटीन चेंज करें और जाके जिगर का अल्ट्रासाउंड सारे करवा लें। आज यूएसजी एब्डोमेन के नाम से होगा, उससे कहना जी मुझे शक है मेरे जिगर पे चर्बी है, मौलवी साहब ने डरा दिया, क्या करूंगा? यूएसजी एब्डोमेन कराओ और जाके चेक करो, अगर तो चर्बी आ गई है फौरन एक्शन लो, वरना क्या होता है, वो जी भी हाजी साहब आए थे पता नहीं चला, होता ना ऐसे, वो जी पेट में दर्द थी क्या पता नहीं चला, ये यही होता है, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। प्रोफेशनल्स के लिए ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। इफ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन। अगर आप गुमे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, तो इसका जवाब है कि आप तालीम हासिल करें। एंड इफ यू आर एजुकेटेड एंड स्टिल लॉस्ट, आंसर इज एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास इल्म है फिर भी आप गुमे हुए हैं, पता नहीं चल रहा, तो उस इल्म पे अमल करें। एंड इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टिल लॉस्ट, देन आंसर इज कंसिस्टेंसी। अगर आप अमल भी कर रहे हैं फिर भी गुमे हुए हैं, पता नहीं चल रहा, तो इस्तिकामत के साथ अमल करें। एक दिन की वॉक से पेट कम नहीं होगा, एक दिन का ब्रश करने से दांत दोबारा से ठीक नहीं होंगे, एक दिन नारियल का या जैतून का तेल पीने से पूरे जिस्म की सफाई नहीं होगी। इट विल टेक टाइम, कंसिस्टेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे लिखा है, लोग आपकी बहुत सी खूबियों को जानते हैं, लोगों के जहन में आपके बहुत से कमालात हैं। आप चाहते हैं कि लोग कहें आपके बारे में कोई अच्छा, चाहते हैं? तो इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम किसी की जिंदगी में उसकी अच्छाई बयान नहीं करते। आप कर दे, कोई नहीं करता आपकी तो। और बड़ी प्यारी बात लिखी थी,
अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां आग लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। समझ आई? अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां आग लगी हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। दुनिया बड़ी खूबसूरत है। आपके घर में दिन रात लड़ाइयां होती थी, आपके घर में बहुत गुर्बत थी, तो वो उस घर की हद तक है। आप चेंज कर दें, आप कर सकते हैं। आखिरी बात कर रहा हूं, ले लो बात ये, इंसान से ना बहुत ज्यादा ताकतवर ये दरख्त होते हैं, ये पौधे होते हैं। इंसान से बहुत ज्यादा ब्रेव, इंसान से बहुत ज्यादा करेजस ये पौधे देखे हैं मैंने। आज तक किसी माल्टे के पौधे पे नींबू उगा है? माल्टे का पौधा मर जाएगा, नींबू नहीं उगाएगा। क्यों? नींबू छोटा फल है। मैं जब बड़ा फल लगा सकता हूं, मैं छोटे पे क्यों आऊं? आपसे बड़ा नहीं हुआ? आप भी बड़े बड़े फल लगा सकते हैं, आप छोटे पे क्यों आते हैं? Why you are settling on something less? आपको अपनी उसका नहीं पता आपके अंदर क्या चीज है। जो चील होती है ना उकाब, वो एक खास हाइट पर उड़ती है, ऊपर, बहुत ऊपर, ऑलमोस्ट 10,000 फीट तक चली जाती है। मैं भी जिस जहाज में बैठ के आया वो 35,000 फीट पर था। जहाज 35,000 फीट पे जा सकता है। जो कमर्शियल, जो पायलट, जो पैसेंजर प्लेन होते हैं, जो सवारियों वाले जहाज, 35,000 इसकी सीलिंग होती है, रूफ, इसके ऊपर नहीं जाता। 35,000 क्यों? वहां पे हवा नहीं होती, बहुत कम होती है, तो रेजिस्टेंस नहीं होती, 750 की स्पीड से आ जाता है। लेकिन जो जंगी जहाज होते हैं, F-35, B-2 बॉम्बर, F-16, ये 45,000 पे चले जाते हैं, क्योंकि नजर नहीं आना ना जाके दुश्मन पे हमला करना। ईगल जो है ना, चील, ये 10,000 फुट पे उड़ती है। कितनी? 10,000। और इतनी ऊपर कोई और परिंदा, कौन सा परिंदा जाएगा? कोई दूसरी चील। इतनी ऊपर और कौन सा परिंदा होगा? कोई दूसरी चील। यानी अगर चील अपने साथ कबूतर को उड़ता देखेगी ना, तो इसका मतलब कबूतर ठीक जा रहा है, चील नीचे आ गई हुई है। कबूतर ठीक जा रहा है, चील नीचे आ गई है। चील को ऊपर जाना है भाई, क्योंकि ये बंदे ना जूते की तरह होते हैं। बंदे जूते की तरह होते हैं। जूता अगर लग रहा है ना तो आपके साइज का नहीं है, और अगर कोई बंदा भी लग रहा है ना तो आपके साइज का नहीं है। वो तकलीफ दे रहा है, चुभ रहा है, तो आपके साइज का नहीं है। छोड़ दो उसको, जल्दी जल्दी छोड़ो। नहीं छोड़ रहे आप तो कहते उस पर रह नहीं सकता। आपसे पूछो ना, आप कहते मैं तो उस पर रह ही नहीं सकता। मेरा चांद है, मेरा सूरज है, वो कुछ भी नहीं है। वो बंदे मर भी जाते हैं बगैर किसी वजह के, बदल भी जाते हैं, दुनिया से चले भी जाते हैं। फिर क्या करोगे? ज़हनी मरीज बन के बैठ जाओगे? उठो, बंदों पे दिल लगा लिया। बंदों से जो दिल लगाया, बंदों को दिल लगाने वाली चीज है। जानवरों का डॉक्टर था फरहान। वो कहता है कम हियर, आई विल टेल यू समथिंग। इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। कहते जी सर, जी सर। उसका स्टूडेंट है। का 3 दिन पहले ना मेरे अचानक मेरे क्लिनिक के गिर्द ना जानवरों का डॉक्टर था, सायरन की आवाजें आई, सायरन की। कॉर्डन ऑफ, शट डाउन, खत्म कर दो, बंद कर दो। 4 काली दरवाजों वाली गाड़ियां आके रुकी, दरवाजे खुले और सीक्रेट एजेंसी के बंदे अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कहा अमेरिकन डिप्लोमेट के ना कुत्ता बीमार हो गया, उसका इलाज करना है। अमेरिकन सफीर का कुत्ता बीमार हो गया, उसका इलाज करना, तो इधर बैठे आप। वो अमेरिकन सफीर अंदर दाखिल हुए, उनका कुत्ता था, डॉग जो उनका था, पेट था, बीमार हो गया था। कहा मिस्टर डॉक्टर, माय पेट इज जस्ट नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, आई एम कॉलिंग इट एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरा कुत्ता बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, मैं बुला रहा हूं, ही इज नॉट ईटिंग, ये खाना नहीं खा रहा, क्या करूं मैं? डॉक्टर ने कुत्ते को जरा गौर से देखा, कहा आई हैव वन क्योर फॉर दैट, बट यू हैव टू जस्ट लीव योर डॉग विद मी फॉर 1 नाइट। मैं ठीक कर देता हूं कुत्ता आपका, एक रात के लिए मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। माय पप, मेरा कुत्ता, कैसे मैं रहूंगा एक रात इसके बगैर? कहा रहना तो पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं छोड़ जाता हूं। वो गया, डॉक्टर ने बुलाया कमदार को, वो नहीं होता तो भैंसों को सही करता, जरा कहा इधर कमदार, इधर आओ, इसको उठाओ जरा कुत्ते को, भैंसों के साथ बांधो इसको, पानी देना है सिर्फ, और हर 2 घंटे बाद जरा ठुकाई करो इसकी सही तरह। और सारी रात, वो जट किस्म का आदमी था, उसने सारी रात जरा ठीक कुत्ते को किया। सुबह उठ के वो फिर अमेरिकन डिप्लोमेट आएगा, पुट बोर्ड में पप, मेरे कुत्ते का क्या बना? मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। मुझे लगता है कुत्ता भी आपको बड़ा मिस कर रहा है, लेके आओ जरा। कुत्ता आके एकदम ऊपर चढ़ गया उसके, ओ मेरा मालिक आ गया, कहता क्या किया मैंने इसको, एक रात में ठीक कर दिया?
उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा इसकी कुछ ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ी है मुझे। असल मसला ये हुआ था कि रेशम के कपड़े ने आया और बहुत ज्यादा अच्छे खानों ने और बड़ी अमीरी ने इसको अपने मालिक की याद भुला दी थी। आए, आए। ये ना नेमतों में आके ना अपने मालिक को भूल गया था। जरा इसको मुसीबत दी है ना, इसको मालिक याद आ गया। आए, आए, आए। कमाल है कि नहीं? हम भी भूल नहीं जाते, भूल जाते हैं ना, अकड़ जाते हैं। मौलाना रूमी ने देखा एक बच्चा गिरा हुआ है, कीचड़ में लथपथ है, लोग गुजर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई छेड़ रहा है, गुजर रहे हैं। अचानक मां आई तो थप्पड़ लगाए बच्चे को, नहलाया, नए कपड़े पहनाए। मौलाना रूमी गश खा के गिर गए। कहा ये देख मैंने क्या मंजर देखा है कि बंदा भी गुनाहों से लिथड़ जाता है, बंदा भी गुनाहों में गंदा हो जाता है, फिर रब की रहमत को जोश आता है, उस पर आजमाइशें आती हैं, थप्पड़ पड़ते हैं कुछ, फिर रब ताला उसको धो के बिल्कुल ताजा नया कर देता है। ओए बंदों से दिल लगाते हो मेरे नौजवानों, बात ले जाना, ना लगाना दिल इस दुनिया से, कभी किसी की नहीं हुई, नेवर एवर। मुझसे पूछते हैं सुभान भाई आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, एक बात बताएं जो सबसे अहम तरीन है जिंदगी की। हेल्थ नहीं, स्पिरिट नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, खानदान नहीं, बाप का बड़ा होता नहीं, डिग्री नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, फिर क्या चीज है एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी जब सब नहीं? मैंने कहा याद रखो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका अपने रब से ताल्लुक कितना मजबूत है। बस कैंसर भी हो जाएगा ना, कैंसर भी, अगर रब से ताल्लुक मजबूत है ना, बंदा नहीं टूटेगा, बंदा नहीं टूटेगा। बड़े से बड़ा धक्का पड़ेगा, बंदा नहीं टूटेगा, उधर देखेगा फौरन कि मेरी बैक तो बड़ी मजबूत है। बैक होनी चाहिए ना मजबूत। नीचे से भेड़िया जा रहा था, ऊपर छत पे एक बकरी उसको बोल रही थी, भेड़िए को बकरी बोल रही है। भेड़िया साथ वाले से कहता है देख रहे हो बकरी मुझे बोल रही है। कहा हाँ क्यों? कहा बकरी कभी भेड़िए को बोल सकती है? कहा नहीं। कहा ये इसकी छत बोल रही है, ये इसकी छत मजबूत है, इसका मालिक बड़ा है, तब मुझे बोल रही है ये। अपनी बैक मजबूत करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, मानो मेरी बात, इस जिक्र में शिफा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में हर तीसरा नौजवान नफ्सियाती मरीज बन चुका है। सर्च करो चैट जीपीटी में जाकर, गलत कह रहा हूं मैं? हर तीसरा नौजवान, दिल की धड़कन उसकी बेरफ्त हुई हुई है, सोचे अजीब अजीब आ रही है, यूनिवर्सिटी की छत से छलांग लगा खुदकुशियां कर रहा है, टीके लगा रहा है अपने आप को, नशे कर रहा है। सुना नहीं था इत्मीनान सिर्फ रब के जिक्र में है। इत्मीनान ढूंढने के लिए कहां कहां जा रहे हो? गलत दरवाजे पे जाओगे, गलत चीज मिलेगी। टेक योर स्पिरिट्स हाई। मैं बात को खत्म कर रहा हूं, अपने स्पिरिट्स को हाई करो, बड़ी बात सोचो, बड़ी बात किया करो, बड़े नबी के बड़े उम्मती हो। साहबा ने कहा हमें जन्नत चाहिए, नबी पाक ने फरमाया मेरे उम्मती हो बड़ी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। हते यूनुस मछली के पेट में गए, वो मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, और मछली का पेट है ब्लू व्हेल, 33 हाथी आ जाते हैं उसके अंदर। और वहां पहुंच के क्या किया? 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा मालिक मैंने वहां नमाज पढ़ दी और किसी ने यहां नमाज नहीं पढ़ी। बड़ी बात करो ना, बड़ा काम करो। अभी 10 मुहर्रम गुजरी थी, क्या था 10 मुहर्रम पता आपको? व्हाट इज एक्चुअली 10 मुहर्रम? 10 मुहर्रम इज एक्चुअली ओपनिंग। और से सुनना, नई सोच देने लगा हूं आपको। 10 मुहर्रम इज एक्चुअली ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। वो काम जो अल्लाह की तरफ से होते हैं ना, वैसे तो सब काम अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट होते हैं, जब इंसान बेबस हो जाता है, मायूस हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंधेरा अंधेरा छा जाता है, तब जो अल्लाह की तरफ से काम होता है ना, सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम के दिन हुए। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ उस दिन? दरिया था, हज़रत मूसा थे, दरिया फट गया, दरिया फट गया। सोचो कोई आर्मी नहीं थी उनके साथ, कोई वेपन नहीं था, दरिया पे कोई पुल नहीं था, कोई कश्ती नहीं खड़ी थी, और अवाम क्या कह रही थी? वी हैव बीन ओवरटेकन, हम तो गए। आपने फरमाया नहीं मैं अल्लाह के रास्ते पे चला हूं, अल्लाह ने दरिया फाड़ दिया। तो जब सब बंद हो जाता है ना, 10 मुहर्रम उसको खोलता है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान उसी दिन रुक रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया उसी दिन फट रहा है, हजरत यूनुस उसी दिन मछली के पेट से बाहर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम पे आग गुलजार बन रही है, हजरत याकूब की बिनाई वापस आ रही है, हजरत अय्यूब की बीमारी दूर हो रही है, हजरत यूसुफ कुएं से बाहर आ रहे हैं। नोट करो, नोट करो, खुल रही है ना चीजें। 10 मुहर्रम खोल रहा है चीजें, होप है, उम्मीद है। 10 मुहर्रम इज द होप आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। जब तुमने देखा सब बंद हो गया है, तुम कहते हो अल्लाह, और 10 मुहर्रम को कर्म हो जाता है। किसी ने कहा था कि हुजूर 10 मुहर्रम की तो हमने बात कर दी है, 10 मुहर्रम तो गुजर गई। अब मैंने कहा वो रहमान तो अब भी रहमान है, दरवाजे नहीं बंद होते, नई शान से खुल जाते। जिस अली से किसी ने पूछा था ना सबसे अहम तरीन दिन कौन सा है, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया था जुम्मे का। मौला कायनात ने फरमाया सही कहा, जुम्मे का दिन अहम तरीन है। जो कह दिया इन्होंने उससे बढ़ के बात नहीं है, लेकिन मेरी राय और है, सबसे अहम तरीन दिन वो है जिस दिन तेरी तौबा कबूल हो जाए।